आज मेरे बेटे विपिन की दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी का क्या हुआ, मैं उसे भूल जाना चाहती थी क्योंकि वो एक बहुत ही अजीब घटना थी। लेकिन आज उसकी दूसरी शादी थी। मुझे यकीन था कि मेरी नई बहू मेरे बेटे विपिन का अच्छे से ख्याल रखेगी। मेरा बेटा एक सुंदर, सुयोग्य और कमाऊ पुत्र था। वह इस घर का एकलौता वारिस था। सभी उसे बहुत मानते थे, इसलिए किसी को भी यह बात अजीब नहीं लग रही थी कि उसकी दूसरी शादी इतनी जल्दी हो रही थी। पर मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। जैसे जैसे रात नज़दीक आ रही थी, मेरा दिल भी तेजी से धड़क रहा था। मेरी बेटी को भी ये बात मालूम थी। वो भी बहुत चिंतित थी। उसने मुझसे कहा कि माँ, आज भी अगर वैसा ही हुआ तो। मैंने कहा, शुभ शुभ बोलो बेटा। अब सभी मेहमान आ गए। पिछली बार महामारी के चलते मैं ज़्यादा लोगों को नहीं बुला पाई थी, इसलिए इस बार परिवार और सभी रिश्तेदार आए हुए थे। सभी बहुत खुश थे। घर में खुशी का माहौल था। किसी को पहली शादी के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं था। मेरा बेटा भी बहुत खुश था क्योंकि उसकी दूसरी पत्नी पहली पत्नी से ज़्यादा सुंदर थी। सर्दी का मौसम था। ज़्यादातर लोग घर के अंदर ही रुके थे। समारोह बाहर चल रहा था और सभी नाच गाने में और आपस में बातें करने में व्यस्त थे। इसी बीच मैंने अपनी जेठानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है और बहुत थकी है। मुझे लगता है कि उसे किसी दूसरे कमरे में लेटाना चाहिए। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या हो गया? शादी का घर है, थकावट तो होती ही है, तो इसके लिए तुम उनकी पहली रात बर्बाद करोगी? उनको कॉफ़ी पिलाओ, थकावट दूर हो जाएगी। मैंने कहा, कल रिसेप्शन है, थक जाएगी बेचारी। तो मेरी जेठानी ने कहा, कैसी बात करती हो तुम? अरे बच्चे जवान हैं और तुम फालतू की बात करती हो। उनकी रात को बर्बाद ना करो। रात के 12 बज चुके हैं, सभी को सोना भी है। कुछ देर बाद सभी लोग नाच गाकर सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पर आ जाते हैं। मैं भी अपनी बहू के पास जाकर बैठती हूँ और उससे कहती हूँ, बेटी, तुम अपने परिवार की सबसे बड़ी लड़की हो, काफ़ी धैर्यवान हो। बेटी, शादी के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शुरू शुरू में हमें पसंद नहीं आती हैं, लेकिन मेरी बच्ची, तुम थोड़ा सब्र रखना। उसने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। मैंने कहा कि अगर बेटा कुछ उल्टी सीधी बातें करे तो ध्यान मत देना। कमरे की बातें कमरे में ही रखना और सुबह मुझे बता देना। मैं तुम्हारी समस्या दूर कर दूंगी। वह मेरी बातों को सुनकर घबरा गई और बोली कि ठीक है माँ जी, अब इस घर की इज्जत मेरी भी इज्जत है। मैं दुल्हन का हाथ थपथपाकर बाहर आ गई। अब सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर सोने के लिए जा चुके थे। घर में कुछ देर बाद सन्नाटा छा गया। मैं भी अपने बिस्तर पर लेटी थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। बस मन में यही हो रहा था, आज फिर वही बात ना हो जाए जो पहली बहू के साथ हुई थी। बस जल्दी से सुबह हो जाए तो मेरे मन से सारा बोझ उतर जाए। सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। रात को करीब 2:30 बजे एकदम किसी के चीखने की आवाज़ आई और मेरी आंख खुल गई। मैं
जल्दी से अपने बिस्तर से उठी और बाहर जाकर देखा तो बहू के कमरे से बहुत तेज चीखने की आवाजें आ रही थीं। घर के सभी मेहमान इस शोर को सुनकर उठ गए और एकदम से बहू ने दरवाज़ा खोला और चीखते हुए बाहर आई। मेरी जेठानी ने उसे पकड़ा, पर तब तक वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। उसके कपड़े और बाल उलझे हुए थे। कुछ देर हिलाने के बाद जब उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे गए तो भी वो नहीं जागी। मैं सोच रही थी कि उसे अस्पताल ना ले जाना पड़े, पर उसे होश नहीं आ रहा था और हम उसे लेकर अस्पताल गए। वहां जाकर हमने उसके घर वालों को फ़ोन कर दिया। वो भी बहुत चिंता में जल्दी जल्दी अस्पताल पहुँचे। पता नहीं शादी की पहली ही रात को मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या कर दिया कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। परिवार और सभी एक दूसरे से सिर्फ एक ही बात कर रहे थे कि पता नहीं क्या किया होगा उसके साथ। अभी लोग मुझे बड़ी अजीब नज़रों से घूर रहे थे और मैं मजबूर अस्पताल में इधर उधर घूम रही थी। मैं वहाँ से निकलकर घर आई। सोचा कि बेटे से पूछूं कि आज क्या किया है उसके साथ, पर बेटा तो घर से जा चुका था और उसका फ़ोन भी बंद जा रहा था। उसके कमरे में जाकर देखा तो कमरा पूरा सही था और कोई सामान भी नहीं टूटा था। पता नहीं कि उसने बहू पर हाथ तो नहीं उठाया। ढेरों सवाल मेरे मन में थे कि मैं किसको क्या बताऊं। लोग कई सारे सवाल ना करें, शायद इसलिए विपिन घर छोड़कर चला गया था और अपना फ़ोन बंद कर लिया था। फिलहाल तो मुझे अपनी बहू की फिक्र थी। मैं जल्दी से अपने घर आ गई। वहाँ कुछ देर रुकने पर डॉक्टर ने बहू को छुट्टी दे दी। हम लोग अपने घर को आने की तैयारी में थे कि तभी बहू ने घर ससुराल आने से मना कर दिया। वह बहुत डर गई थी और सहमी हुई थी। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। मैंने भी बहू से कहा, बेटी कल सुबह मुंह दिखाई की रस्म है, बस वो पूरी हो जाए तो फिर तुम आराम से अपने घर चली जाना, मैं नहीं रुकूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू गुस्से में बोली, भाड़ में गई आप और आपकी रस्में। मैं आपके घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी। मैं अपने घर जाऊंगी और मुझे अपने घर जाने से आप या समाज कोई नहीं रोक सकता। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अपने लिए फैसले लेने का पूरा हक है। मैं आपके बेटे के साथ अब एक पल भी नहीं रहूंगी। मेरी बहू ने अपना फैसला सुना दिया था। मैं आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहीं खड़ी रही और बहू की ओर देखती रही। ये मेरे साथ पहले भी हो चुका था। जब विपिन की पहली शादी हुई थी, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था जो आज इसके साथ हुआ है। वो भी ऐसे ही भागना चाहती थी और मेरे बेटे के साथ नहीं रहना चाहती थी। मेरी पहली बहू मेरी बेटी की सहेली थी। अक्सर वो मेरे घर आया करती थी। मेरा बेटा भी उसे पसंद करने लगा था। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने उसके मम्मी पापा से बात करके दोनों की शादी करवा दी। शादी की पहली रात उसके साथ ऐसा ही हुआ। वो भी चिल्लाते हुए कमरे से बाहर आई थी और मेरे बेटे का मुंह तक नहीं देखना चाहती थी।
सबने उसे बहुत समझाया कि बेटा अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, पर वो एक न मानी और आज इसे भी यही समझाया जा रहा था, पर ये भी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था, मुझे आपके बेटे के साथ एक पल के लिए भी नहीं रहना है। मेरी जिंदगी बर्बाद होनी हो तो हो जाए, पर मैं नहीं रहूंगी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था, मेरा बेटा भी मुझे कुछ नहीं बता रहा था और अपना फ़ोन बंद करके कहाँ चला गया था। लड़की का बाप बार बार यही कह रहा था कि उस आदमी को बुलाओ, हम भी जाने कि उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या किया है। कुछ देर बाद विपिन घर आ गया और सभी लोगों उस पर सवाल की बौछार कर दी, पर उसने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं कहा। लड़की के परिवार वाले भी उसे धमका कर चले गए। बहुत बड़ा तमाशा हो चुका था, पर विपिन ने एक शब्द भी नहीं कहा। आज मेरी नाक सभी के सामने कट चुकी थी। विपिन के पापा मुझे अकेला छोड़ गए थे और ये सारा अपमान मुझे अकेले झेलना पड़ रहा था। अगर आज वो होते तो ऐसा न होता। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई कहता कि विपिन पागल है, शायद तो कोई कहता कि नामर्द है, तो कोई कहता शायद कोई घिनौनी हरकत की होगी। जितने मुंह उतनी बातें। जब लोगों को सच ना मालूम हो तो वो अपने मन से धारणा बना लेते हैं और ये धारणाएं सच से ज़्यादा खतरनाक होती हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सच तो मुझे भी नहीं मालूम था कि आखिर सुहाग रात को ही मेरी बहुएं चिल्लाकर कमरे से भाग क्यों जाती हैं। मेरी बहू ने तो मुझसे कुछ नहीं बताया था, पर मैंने सोचा कि शायद उसने अपने माँ बाप को घर जाकर सच बताया हो। भले ही वो लोग हमसे रिश्ता तोड़ दें, फिर भी अगर उन्हें सच मालूम होगा तो वो मुझे ज़रूर बताएंगे। ऐसा सोचकर मैंने उनके घर पर फ़ोन किया। मेरी बहू ने फ़ोन उठाया और मैंने उससे उसकी तबीयत का हाल पूछा। मेरी बहू मेरी आवाज़ सुनते ही भड़क गई। तभी मेरी समधन ने उससे फ़ोन लिया और मुझसे बोली कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है और ख़बरदार जो आगे से इस घर में फ़ोन किया तो। मेरी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी बेटी ने बताया कि वो 6-7 महीनों तक सही से बोल भी नहीं पाई थी और एक दिन भर रोती रहती थी और बिस्तर पर पड़ी रहती। अगर विपिन की बात करूं तो वो एक शरीफ और बहुत ही सीधा लड़का था। वो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता था। विपिन मेरी पहली संतान था। उसे हमने बहुत लाड प्यार से पाला था और फिर भी वह बहुत ही सीधा और सुलझा हुआ लड़का था। वो अपनी छोटी बहन के लिए एक जिम्मेदार भाई था। उसे कोई बुरी संगत नहीं थी और ना ही वो कोई नशा करता था। उसके ज़्यादा भी दोस्त नहीं थे। उसका सबसे घनिष्ठ दोस्त विदेश में रहता था। वो भी एक संपन्न परिवार से था। हमारे परिवार में सब कुछ नॉर्मल था। धीरे धीरे दिन बीते और सब पहले जैसा हो गया। विपिन भी अब धीरे धीरे नॉर्मल हो गया और घर में थोड़ी थोड़ी बात करने लगा। मैंने एक बार फिर सोचा कि उसकी तीसरी शादी करवा दूं, क्योंकि हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक वारिस तो चाहिए ही। अब उसका तलाक भी फाइनल हो चुका था।
मैंने इस बार सोच रखा था कि जिस लड़की से मैं विपिन की शादी करूंगी उससे जरूर पूछूंगी कि आखिर विपिन ऐसा क्या करता है सुहाग रात में कि उसकी दोनों बीवी भाग गईं, क्योंकि मुझे लगा था कि वो शायद तीसरी लड़की के साथ भी वही करेगा। एक दिन मैंने विपिन से तीसरी शादी की बात छेड़ी तो उसने कहा, आपको जैसा ठीक लगे आप करो। मैंने इस बार एक औरत से उसकी शादी करने को सोचा, वो या तो पहले से तलाकशुदा हो या कोई विधवा। थोड़े दिन की मेहनत के बाद मुझे ऐसी लड़की मिल गई। उसके परिवार वाले भी उस लड़की के भविष्य के लिए परेशान थे और विपिन को देखकर उन्होंने बिना कोई छानबीन किए शादी के लिए हाँ कर दी। वो लड़की पहले की लड़कियों की तरह सुंदर नहीं थी, बहुत ही सामान्य नाक नक्श की थी। जब मैंने उसकी फोटो विपिन को दिखाई तो उसने मना कर दिया, मैं इतनी सामान्य लड़की से शादी नहीं करूँगा। पर मैंने उसे फटकार लगाते हुए कहा कि जैसी तेरी हरकतें हैं ना, उससे तो तेरी शादी कभी होनी ही नहीं चाहिए। पर मैं भी एक माँ हूँ, अपने मरने से पहले तेरा घर बसाना चाहती हूँ कि कोई हो जो मेरे जाने के बाद तेरा ख्याल रखे। ऐसा बोलते बोलते मेरी आँख से आंसू बहने लगे। मुझे रोता देख उसने अपनी तीसरी शादी के लिए भी हाँ कर दी। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं विपिन के मन में चोर है, क्योंकि वो मुझसे नज़रें चुरा रहा था। मैंने सोच लिया था कि इस बार शादी में मैं लड़की को अपने भरोसे पर ले लूँगी और सुहाग रात में क्या होगा उससे सुबह जान लूँगी। अब धीरे से मैंने शादी की तैयारी शुरू कर दी और इस बार मैंने ज़्यादा मेहमानों और रिश्तेदारों को नहीं बुलाया था। मेरी नई बहू का नाम पूजा था। वो बहुत ही सीधी बच्ची थी। होते हुआते विपिन की शादी हो गई। आज उसकी सुहाग रात थी और मैं पूजा को उसके कमरे में ले गई और उसे बिस्तर पर बिठाते हुए कहा, बेटी ध्यान से सुनो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसने सोचा, ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जो आज और अभी करना ज़रूरी है। मैंने कहा, बेटी विपिन इस शादी के लिए राजी नहीं था, पर फिर भी मैंने उसे उसकी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए उसे शादी के लिए राजी किया था। हो सकता है मेरा बेटा कुछ अजीबो गरीब हरकतें करे, हो सकता है कि वो तुम्हें डराने धमकाने की कोशिश करे, पर तुम डरना नहीं और भागना नहीं। जो भी बात हो मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगी। पूजा ने हाँ में सिर हिलाया और मैं थोड़ी संतुष्ट हुई और उसके कमरे से बाहर आ गई। मैं बाहर आकर सोफे पर बैठ गई, वहीं आराम करने लगी। मैं सोफे पर लेटे लेटे भगवान से बस यही मना रही थी कि सब अच्छा हो, पहले की तरह कुछ गड़बड़ ना हो। काफ़ी रात हो चुकी थी और बहुत सन्नाटा था। किसी बड़े तूफान के आने से पहले जो खामोशी छाई रहती है, बिल्कुल वैसे ही घड़ी की टिक टिक ऐसे हो रही थी कि मानो कोई मेरे सिर पर हथौड़ा मार रहा हो। मैं यही सोच सोच कर भगवान को मनाने में लगी थी कि अचानक वही हुआ जिसका मुझे डर था। पूजा चीखते हुए कमरे के बाहर आई और पागलों की तरह
इधर उधर भागने लगी और घर के बाहर जाने लगी। मैंने जैसे तैसे करके उसे रोका और थोड़ा शांत करने की कोशिश की। थोड़ा शांत होते हुए वह बदहवासी की हालत में बोली, अगर आप अपने बेटे की मेडिकल जांच करवा लेती तो आपको और मुझे यह दिन ना देखना पड़ता। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वह एक समझदार लड़की थी। वो हर हाल में इस शादी को निभाने की सोचती, लेकिन रात से ही वह भी डर गई और उसने भी विपिन को छोड़ दिया। अगले दिन बाद पूजा के घर से फोन आया और उन्होंने भी तलाक के लिए बोला। मैं तो परेशान हो गई थी कि कितनी बार झूठ बोलकर शादी करूं और कितनी बहुएं यूं ही डर कर भाग जाएं। इस सिलसिले ने तो मुझे पूरी तरह झंझोड़ दिया था। विपिन भी कुछ कहने को तैयार नहीं था। आखिर क्या कमी थी उसमें। अब मैं विपिन की हर हरकत पर नज़र रखने लगी, पर फिर भी मुझे कुछ ना मालूम चला कि आखिर क्या दिक्कत है। सब कुछ नॉर्मल लगता था। एक दिन हार कर मैंने विपिन के उसी दोस्त को फ़ोन किया। वो विदेश में रहता था। वो उसका सबसे करीबी और बचपन का दोस्त था। मैंने उससे पूछा, विपिन के बारे में बताओ। उसने अपने जीवन के बारे में कुछ बता रखा होगा। जब मैंने पूछा तो उसका जवाब था कि मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ तक आज आपसे पता चला कि उसकी 3 बार शादी हुई है। ये बात मुझे खटक रही थी। उसने अपने दोस्त से भी कुछ नहीं बताया। शायद वह अपने दोस्त के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। धीरे धीरे समय गुजरा और इस बार मैंने एक गरीब लड़की को शादी के लिए राजी किया। उनका परिवार इतना गरीब था कि उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दिया। शादी तय होते समय मैंने उस लड़की को सारी बात बता दी और उससे उसका फैसला जानना चाहा। अपने परिवार की गरीबी को देखते हुए उसने हाँ कर दिया। मंदिर में शादी हुई और सुहाग रात का समय आ गया। मेरी बहू डरी हुई थी, पर फिर भी वो हिम्मत करके अंदर कमरे में गई। जैसे तैसे रात गुजर गई। सुबह जब मैंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कोई नहीं बोला। मैं घबरा गई। जोर से धक्का देने पर दरवाज़ा खुला। अंदर का नज़ारा देखकर मेरी तो चीख निकल गई। बहू जमीन पर बेहोश पड़ी थी और विपिन भी कमरे में नहीं था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया और उन्होंने आकर बताया कि ये डर से बेहोश हो गई है। उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। विपिन बाथरूम से बाहर निकला और तैयार होकर ऑफिस चला गया। कुछ देर बाद मेरी नई बहू को होश आया और वह चिल्लाने लगी। बोली, मुझे घर जाना है, यहाँ नहीं रहना। मैं बोली, बेटा मैंने तुम्हें सारी बात बताई थी और तुम राजी भी थी, पर अब ऐसा क्यों कह रही हो। मुझे बताओ आखिर क्या हुआ कल रात। विपिन को क्या दिक्कत है। उसने कहा, मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने कुछ बताया तो वो मुझे मार डालेगा। ऐसा बोलकर वो घर से चली गई। मैं इंतज़ार में थी कि अभी उसके घर से फ़ोन आता होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने सोचा क्यों ना विपिन का चेकअप करवा लूं, पर वो होश में रहते हुए तो चेकअप करवाएगा नहीं। इसलिए मैंने
उसके खाने में नींद की गोली मिला दी और डॉक्टर को बुलाकर सैंपल दिलवा दिया। डॉक्टर ने चेक करके बताया सब नॉर्मल है, कोई चिंता की बात नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कैसे सच को जानूं। एक दिन मैं अपनी नई बहू के घर गई। उसके मम्मी पापा को कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने सोचा कि मैं उसे लेने आई हूँ। जब मेरी बहू ने मुझे देखा तो वो डर गई और जल्दी से अपने कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे से उसके कमरे में गई और उससे पूछा कि उस रात क्या हुआ था। उसने उस बात को बताने से मना कर दिया और मुझसे जाने को कहने लगी। मैंने उसके सामने बहुत हाथ जोड़े, मिन्नतें की, पर उसने एक ना सुनी। मैंने कहा, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, पर एक बार और मेरे बेटे के कमरे में रात भर रुक जाओ। मैं अपने आप सब देख लूँगी और तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी। मेरी लाखों मिन्नतों के बाद वो राजी हो गई। वो मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। उसके माता पिता ने उसे हंसी खुशी विदा किया। घर आकर मैंने उसे विपिन के कमरे में बिठा दिया और विपिन को फ़ोन करके कहा कि बेटा, तुम्हारी मौसी की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं वहाँ जा रही हूँ और आज रात मैं वहीं रुकूंगी। तुम जल्दी घर आ जाना। उसने हूँ करके फ़ोन काट दिया। मैं छुपकर उसके कमरे में सब कुछ देखना चाहती थी। शाम हुई और मैं विपिन के कमरे में जाकर छुप गई और विपिन के आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और विपिन कमरे में दाखिल हुआ। अपनी सजी संवरी दुल्हन को देखकर वो शांत मन से बाथरूम में चला गया। बहू भी बहुत डरी हुई बेड पर बैठी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो अभी कमरे से भाग जाएगी। कुछ मिनट बीते कि बाथरूम से किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आई। बहू बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो गई और डर के मारे थर थर काँप रही थी। मैं भी हक्का बक्का थी। अंदर तो विपिन गया था, पर आवाज़ लड़कियों जैसी क्यों समझ नहीं आ रहा था कि अचानक बाथरूम का दरवाज़ा खुला और विपिन बाहर आया। उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए। उसने लड़कियों की तरह लहंगा चुन्नी पहन रखी थी, मुंह पर लाली लिपस्टिक, आँखों में सूरमा, बालों में गजरा, पैरों में पायल और सर पर बड़े बालों की बिग। और वो लड़की की आवाज़ में बहू से बोला कि मैंने तुझे मना किया था ना यहाँ दोबारा ना आने के लिए, फिर भी तू दोबारा चली आई। अब तेरी मौत की जिम्मेदार तू खुद ही होगी। वो बहुत ही भयानक हंसी हंसता हुआ बहू की तरफ बढ़ने लगा। उसने हाथ में एक नुकीली चीज पकड़ी हुई थी। बहू भागती हुई मेरे पास आई और मुझसे चिपट गई। मैं भी बहू को बचाते हुए आगे आई और विपिन को बहू से दूर करने लगी, पर विपिन ने मुझे धक्का दे दिया और मैं गिर पड़ी। मैं बार बार चिल्लाती रही, विपिन विपिन, क्या हुआ तुझे, क्या हुआ? विपिन ने लड़की की आवाज़ में चीखते हुए कहा, कौन विपिन? मैं मोहिनी हूँ। मौका देखकर बहू कमरे से भाग गई और विपिन मेरे पास आने लगा। मैंने भी उसे धक्का दिया और कमरे के बाहर आ गई। कमरा बाहर से बंद कर दिया। बाहर आकर मैंने बहू को जोर से गले लगाया
और उसको संभाला और वो बार बार एक ही बात बोल रही थी कि मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। मैंने कहा, तुम परेशान ना हो। हालांकि मैं भी बहुत डर गई थी, पर अगर मैं अपना डर बाहर दिखाती तो बहू को कौन संभालता। वो तो मेरे भरोसे ही यहाँ आई थी। मुझे लगने लगा कि शायद विपिन पर किसी भूत का साया है। रात को मैंने बहू को अपने कमरे में सुलाया और सुबह होते ही मैंने डॉक्टर को घर बुलाया और रात को हुई सारी बातों से अवगत करवाया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि विपिन पर किसी भूत का साया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर किसी भूत का साया है। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो एक दिमागी मरीज है। से पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ऐसे मरीज किसी मूवी की कहानी में डूब जाते हैं और खुद को उसके कैरेक्टर में उतार लेते हैं। लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, इस मर्ज का इलाज है। कुछ दवाइयों के चलते और कुछ थेरेपी करने से यह रोग ठीक हो जाता है। डॉक्टर ने कहा। नई दुल्हन को देखकर विपिन को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, और ये क्यों पड़ते हैं इसका सुराग तो उसके कमरे से ही मिलेगा। एक बार सुराग मिल गया तो इलाज करना आसान हो जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर मुझे तसल्ली देकर चले गए। बहू भी उठ चुकी थी और कल रात की अपेक्षा वो थोड़ा सामान्य महसूस कर रही थी। मैंने और उसने साथ में नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद बहू बोली, मुझे अब घर जाना चाहिए। मैंने उसे डॉक्टर से हुई सारी बात बता दी और कहा कि अगर तुम मेरा साथ दो तो शायद हम लोग विपिन को ठीक कर सकते हैं। सुबह के करीब 10 बज चुके थे। विपिन ने अंदर से खटखटाया। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। विपिन बहुत ही नॉर्मल लग रहा था। उसने कहा, माँ, मेरे कमरे का दरवाज़ा किसने बंद कर दिया था? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो गया। मैंने उसे नाश्ते के लिए पूछा, पर उसने मना कर दिया और वो जल्दी जल्दी घर से चला गया। उसके जाते ही मैंने उसके कमरे की तलाशी शुरू कर दी। बहुत मेहनत के बाद मुझे उसके कमरे से कुछ किताबें मिली। वो सभी एक ही तरह की थीं। उन सभी पर एक ही औरत का चित्र बना था और उस पर मोहिनी लिखा था। जब मैंने उसे पढ़ा तो पता चला कि उसमें एक लड़की की कहानी थी जिसका नाम मोहिनी था, और शादी की पहली रात को मोहिनी के पति ने उसे कमरे से बाहर भगा दिया था और अगले दिन किसी दूसरी लड़की को दुल्हन बनाकर ले आया था। मोहिनी देखते देखते दिमागी मरीज बन गई और दुल्हन को देखते ही उसे दौरे पड़ने लगते। मोहिनी के ससुराल वालों ने उसे पागल घोषित कर दिया और उसे मायके भेज दिया। दुल्हनों को देखकर उसका पागलपन कम नहीं होता। यहाँ तक वो किसी की शादी में जब दुल्हन को देखती तो उसे मारने के लिए दौड़ पड़ती। विपिन ने खुद को मोहिनी के कैरेक्टर में उतार लिया था। मैंने फौरन डॉक्टर को कॉल करके सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि आप लोग चिंता ना करें, तुरंत वो सारी किताबें हटा दें और कुछ दवाइयाँ जो मैं दूंगा आप उसे खिलाना शुरू करो और धीरे धीरे उसे समझाओ। उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैंने वैसा ही किया और विपिन की दवाएं शुरू हो गईं।
धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। अब मुझे लगने लगा कि विपिन की हालत ठीक होने लगी है। वो अब बहू को बड़ी प्यार भरी नज़रों से देखता था और उससे प्यार करने लगा था। बहू अभी तक मेरे पास ही सोती थी। एक दिन मैंने बहू से कहा कि बेटा, अब शायद तुम्हें विपिन के साथ अपनी पहली रात का अनुभव करना चाहिए, जिसे हर शादीशुदा लड़की करती है। बहू ने मुझे मना किया, पर मैंने उसे समझाया कि तुम डरो नहीं, मैं कमरे के बाहर ही खड़ी रहूंगी और अगर तुम्हें कुछ लगे तो तुम फट से बाहर आ जाना। मेरे बहुत कहने पर बहू ने हाँ कर दी। शाम हुई और विपिन घर आया। आने के बाद उसकी नज़रें बहू को ढूंढने लगीं। उसने पूछा कि वो कहाँ है। मैंने कहा कि वो अपने मायके गई है। ये बात सुनकर वो उदास हो गया, पर कमरे में जाते ही उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि बहू अंदर मौजूद थी। रात को दोनों साथ में सोए और देखते ही देखते सुबह हो गई। सब कुछ अच्छे से बीता। मैं सुबह जब किचन में गई तो बहू वहाँ पर कॉफ़ी बना रही थी और मैंने उससे रात के बारे में पूछा तो वो शर्मा गई। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अब मेरे घर में खुशहाली लौट आई। कुछ महीनों बाद मेरी बहू ने मेरे पोते को जन्म दिया। मेरे घर में भी खुशियाँ गूंजने लगीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।